2009 में शिलान्यास हुआ था शवदाह का। उसके बावजूद अभी तक उसमें क्या कहते हैं शवों का दहन शुरू नहीं हो पाया है। अभी भी लोग खुले में शवों को जलाने पर मजबूर हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक भी शवों का दहन शवदाह मुक्तिधाम में नहीं हो पाया और खुले में त्रिशूलिया घाट पे अभी हम हैं परवान नदी के किनारे। यहाँ पर अररिया ज़िला यानी अररिया ज़िला मुख्यालय से जितने लोगों का देहांत होता है उनका अंतिम संस्कार या कह लीजिए उनके शवों का दहन यहीं किया जाता है। और ऐसा है कि जब बारिश का मौसम होता है तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और जब मौसम सही नहीं होता है तो लोग काफ़ी परेशानी को झेलते हैं शवों के दहन को करने में। अगर ये ठीक कर दिया जाए या इसको क्या कहते हैं पूर्ण जीर्णोद्धार कर दिया जाए और शवदाह को बना दिया जाए तो काफ़ी लोगों की समस्याएं क्या कहते हैं ख़त्म हो जाएगी। कम से कम लोगों को मरने के बाद उनको एकदम सम्मानजनक तरीके से उनकी अंतिम विदाई की जाएगी, उनके शवों का दहन किया जाएगा। हमारे यहाँ से जितने भी नेतागण हैं या लोगों के प्रतिनिधित्व जो करते हैं उनको ज़रा सोचना चाहिए कि आपको भी इसी श्मशान घाट पर लाया जाएगा। यहीं पे आपकी भी अंतिम यात्रा को उसी तरह किया जाएगा जैसा कि अभी चल रहा है। अगर आप लोगों का सच में प्रतिनिधित्व करते हैं तो जो अंतिम संस्कार होता है कम से कम उसको आप सम्मानजनक तरीके से करवाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी भी जो अंतिम यात्रा है वो सम्मानजनक हो और अंतिम विदाई आपको सम्मानजनक तरीके से दी जाए। ऐसा ना हो कि भाई जैसा अभी लोगों को होता है कि बारिश हो गई तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और एक सम्मानजनक कह लीजिए कि एक अपमान होता है कि लोगों को यहाँ से ले जाके दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, शवों का दहन किया जाता है। बरसों से अपनी मुक्ति के इंतजार में एक मुक्ति धाम। अररिया के चर्चित काली मंदिर से उत्तर पूरब की ओर बहती है परवान नदी। इसी नदी के तट पर है शहर का शमशान घाट। शहर और आसपास के हिंदू अपने परिजनों का अंतिम संस्कार इसी शमशान घाट पर करते हैं। आप जो देख रहे हैं ये वही शवदाह है जिसका निर्माण शवों के अंतिम संस्कार के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। मुक्ति धाम नाम दिया गया था इसे। मुक्ति धाम का निर्माण पीएचईडी विभाग ने करीब 8 साल पहले उस समय शुरू किया था जब अश्विनी कुमार चौबे इस विभाग के मंत्री थे। लेकिन विभागीय उपेक्षा और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ये मुक्ति धाम खुद अपनी मुक्ति का बरसों से इंतजार कर रहा है। मुक्ति धाम के निर्माण से लोगों को लगा था कि अब उन्हें शवों के खुले में अंतिम संस्कार से मुक्ति मिलेगी, खासकर बरसात के दिनों में और बाढ़ के समय में। लेकिन 8 साल बाद भी इस शवदाह में एक भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। अब तो ये इस लायक भी नहीं है कि अंतिम संस्कार किया जा सके। एस्बेस्टस की छत टूट चुकी है, सोलर पैनल और चापाकल भी चोर ले गए। इस शवदाह को चालू करवाने की आवाजें समय समय पर उठती रही। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्थानीय प्रतिनिधि इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे हैं। अधिकारियों से भी समस्या के समाधान के लिए मीडिया कर्मियों ने बातचीत की। नतीजा अभी तक सिफर ही रहा। मुक्ति धाम को चालू करने को लेकर आने वाली अड़चनों की पड़ताल के लिए द संवाद से हम्माद हैदर और जिब्रान ने उन मीडिया कर्मियों से बात की जिन्होंने इस मुक्ति धाम की मुक्ति के लिए समय समय पर आवाजें उठाई हैं। बताता चलूं कि दैनिक भास्कर के प्रतिनिधि अमित कुमार अमन ने मुक्ति धाम पर काफी काम किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान। धन्यवाद आप लोगों को इस गंभीर मुद्दे और समस्या को समाज के हित में उठाने के लिए। सनातन धर्म में कहा जाता है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए शव को अंतिम संस्कार लोग अच्छे विधि विधान के साथ करते हैं, लेकिन अररिया में इसके लिए भी दुश्वारियां हैं। आज आप स्थिति यहाँ भौतिक रूप से देख रहे हैं, ये इस शवदाह का ही राम नाम सत हो गया है। जैसी स्थिति हम देख रहे हैं ये लगभग 2013-14 में बनी थी और अररिया के टाउन हॉल में तत्कालीन पीएचईडी मंत्री अश्विनी चौबे जी ने रिमोट से इसका उद्घाटन किया था और ये बनने के साथ ही खंडर हो गया है और आज तक यहाँ एक भी लाश जल नहीं पाई है। मतलब ये कि अभी तक यहाँ कोई भी किसी का भी अंतिम संस्कार जी नहीं, किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। कुल मिला के आप देखिए तो शवदाह का ही अंतिम संस्कार हो गया है। और आप यह देखिए इतनी लाखों रुपए, लगभग 87 लाख रुपए की लागत से उस वक्त बनी थी और ये सारा चीज यहाँ चोरी हो गया।
रख रखाव के अभाव में नगर परिषद को लगभग 2016-17 में हैंडओवर किया गया है, लेकिन उसके तरफ से भी कोई इसका देख रेख या कोई औचित्य कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। क्या नगर परिषद को जब हैंडओवर किया गया था वो इसी अवस्था में किया गया था या इससे बेहतर करने नहीं, नगर परिषद को इसी स्थिति में हैंडओवर किया गया था। हैंडओवर के शर्त में ये सारी कमियां उसमें दर्शाई गई थी और उसके बाद हैंडओवर किया गया था, लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया है इस ओर। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गार्ड वगैरह रखा गया हो जो निगरानी करे? जी नहीं, गार्ड एक समय में रखा गया था और एक्चुअली में इस गार्ड के भुगतान को लेकर के समस्या आ रही थी। कोई विभाग का कोई मार्गदर्शन नहीं था पैसा भुगतान को लेकर के, इसलिए मामला फंस गया। उसके बाद से फिर अब तक कोई गार्ड नहीं रहा है। इस वजह से यहाँ की सारे सामान, ग्रिल, गेट सब चोरी हो गए हैं। अप्रोच रोड भी देख पा रहे हैं कि नहीं है अप्रोच रोड? हाँ, अप्रोच रोड को भी परेशानी है। दरअसल ये शहर सुरक्षा बांध है और बांध को ही लेकर के मार्ग बना हुआ है। इसके लिए नगर परिषद कुछ पहल कर रही है। बात चल रही है नगर परिषद के द्वारा या किसी भी फंड के द्वारा इसको मुख्य यहाँ तक जोड़ने के लिए मार्ग बनाया जाए और रोशनी की व्यवस्था की जाए, ताकि लोग अपने रिश्तेदार जो मर जाते हैं, जो अंतिम संस्कार आसानी से कर सके। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ होती है बाढ़ के समय में। मई से लेकर के अगस्त तक जो दिक्कतें होती है लोगों को, वो मतलब समझिए बहुत दुश्वारियाँ होती हैं लोगों को अपने शव को, रिश्तेदारों के शव को जलाने में। लोगों को देखिए, इसके रहते हुए भी लोग जो लाश को जलाते हैं, शव को जलाते हैं, वो आप देखिए जाकर के नीचे में लावारिस की तरह लोग आते हैं और जला कर। पानी का दिक्कत होता है, पेयजल की दिक्कत होती है, किसी को शौचालय जाना होता है तो वो समस्याएं हैं, पानी का समस्या है। मतलब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लोग नदी किनारे ऐसे ही जला के चले जाते हैं। बताइए सर, ये शवदाह जब बना था तो तब लकड़ी से जलाने के लिए इसमें सुविधा कराई गई थी। अभी क्या ये लकड़ी से जलाने के लिए की जाए या इसको मॉडर्न किया जाए? देखिए, ये उस समय में बना था, लगभग 87 लाख की लागत से 6 चूल्हा बनाया गया था। जो आप देख रहे हैं 6 चूल्हा इसमें बनाया गया था, लकड़ी के व्यवस्था से किया। लेकिन अब इसको जो हम लोगों ने सोचा है या शहर के लोगों ने सोच रखा है या सांसद के माध्यम से जो हम लोग सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जो इसको मॉडलाइज्ड करके विद्युत शवदाह के रूप में तब्दील किया जाए, ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। हिंदुस्तान संवाददाता चंदन कुमार लालू क्या कहते हैं मुक्तिधाम के बारे में? सबसे पहले तो संवाद को इसके लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने अररिया के एक ज्वलंत मुद्दा को उठाया है। मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, बावजूद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार हमको याद है कि जब 2014 में अररिया से सांसद बने थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अलहाज तो स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब, उन्होंने इसके लिए पहल की थी। जब उनका ध्यान आकृष्ट किया गया था कि वहाँ शवदाहगिरी है और काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने खुद से चल के शवदाहगिरी तक आने का काम किया था और वो पूरे विभागीय अधिकारियों के साथ इंजीनियर को लेकर यहाँ आए थे और उन्होंने इसके लिए एस्टीमेट बनवाया था। जो इसका संपर्क पथ है, संपर्क पथ भी नहीं है यहाँ तक आने के लिए, उसके निर्माण के लिए। और इनको उनका ये सोच था कि इसको इलेक्ट्रीफाइड माना बिजली विद्युतीकरण हो और विद्युत शवदाहगिरी, क्योंकि अभी महंगाई लकड़ी वगैरह जो होता है वो महंगा मिलने लगा है, तो विद्युतीय शवदाह के लिए उन्होंने एस्टीमेट बनवाया था। उसका डीपीआर बनवा के पटना भेजा था। पता नहीं अब उनके गुजर जाने के बाद वो सारा कुछ ठंडे बस्ते में चला गया और इस पर कोई पहल नहीं किया। लेकिन अभी वर्तमान सांसद हैं, जो भाजपा के सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, उनके भी नॉलेज में ये दिया गया है। अब पता नहीं, देखिए अब आगे क्या होता है। लेकिन जो स्थिति है, स्थिति यही है कि जर्जर पड़ा हुआ है, आने के लिए सड़क नहीं है और ख़ास करके जो बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को। हम लोगों ने काफ़ी लगातार एक ही खबर को बार बार कई एंगल से घुमा के लिखने का काम किया, बावजूद किसी ने, जनप्रतिनिधि हो या फिर शासन के लोग हो या प्रशासन के लोग हो, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पे कोई सामाजिक क्या कहते हैं संगठन या फिर धार्मिक संगठन उन पे दबाव नहीं बना पाया कि आप ही थे उस समय? नहीं, उनको हमेशा लोगों ने ध्यान दिलाने का काम किया है। जैसा कि हम तो सुने हैं कि प्रदीप सिंह भी एक बार आए थे यहाँ और इसको देख के गए हैं। शायद उसके दिमाग में भी चल रहा होगा कि इसका सुदृढ़ीकरण हो, इस बेहतर ये बने। पता नहीं वो किस स्टेज में काम है, लेकिन हमको लगता है कि उसको ध्यान दिलाया गया और वो भी आए थे यहाँ और उस दिशा में शायद वो काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म में कहा जाता है कि मरने के बाद उसका दाह संस्कार, या किसी भी धर्म में दाह संस्कार बड़े
माने सम्मानजनक तरीके से होना। एहतराम के साथ सम्मानजनक स्थिति में किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे तो शब्दागिरी का स्थिति आप देख रहे हैं, ऐसे में कैसे होगा माने मोक्ष की प्राप्ति, ये भी एक सवाल है। लेकिन अब सवाल ये है कि नगर परिषद को जब बनने के बाद नगर परिषद को ये सौंपा गया, तो आखिर नगर परिषद क्या कर रही है, जी। वो क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रही तो है? नगर परिषद को तो ये शायद इसी कंडीशन में दिया गया था ना। इसी कंडीशन में उस समय इससे बेहतर था, अच्छा, निर्माण होने के बाद इससे बेहतर था। अभी आपको ये स्थिति दिख रहा है क्योंकि ये बनने के बाद से यूं ही पड़ा रहा। कागजों पे हमको लगता है कि कागजों पे हस्तांतरण हो गया होगा, लेकिन फिजिकली भौतिक रूप से नगर परिषद इसमें कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आया गया, उसके पास 1000 काम रहता, आया गया, इसी तरह से इसको भी वो उसी अंदाज में लिया और कागजों पे रह गया। यहाँ पे एक केयर टेकर रहा करता था जी। वर्षों तक। हमको लगता है कि बनने के पहले से ही या ठेकेदार ही रखा होगा, वो रह रहा था देख सुन करने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल 2-3 साल से वो भी नहीं रहा है क्योंकि उसको भुगतान नहीं किया जा रहा था। वो अकेला एक आदमी यहाँ पे बूढ़ा था, हमको याद है, वो रहते थे इसी रूम में, इसी कमरे में वो रहते थे, लेकिन उनका भुगतान नहीं हो पाया। जो फंड आया उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया या सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। ये कहिए कि बन गया लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पाया, तो पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स रहा आपका? देखिए, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम भी मीडिया से वर्षों से जुड़े हुए हैं। पब्लिक क्या होता है वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। पब्लिक गाहे बगाहे पब्लिक उसी वक्त आवाज़ उठाती है जब कोई लाश को लेकर वो घाट पर अंतिम संस्कार के दिन आता है, तो वहाँ पे इस बात की चर्चा वो जरूर करते हैं। लेकिन घाट से जाने के बाद पब्लिक इस बात को भूल जाते हैं कि गए थे तो क्या हुआ। सर, ये जो अप्रोच रोड अभी आप बता रहे थे, जो उसकी फंडिंग है, क्या उसको इसी के साथ जोड़ा गया है? नहीं, अप्रोच रोड यहाँ है नहीं। एक्चुअली ये तो खाली पड़ा हुआ नदी किनारे की जमीन थी। यहाँ से पहले से कोई अप्रोच रोड है नहीं। आप जो अभी एक सड़क देख रहे हैं वो एक्चुअली रिंग बांध है। तो इसको लेकर ये सवदागिरी तक आने के लिए अप्रोच रोड जो बनने की बात हो रही है, वो इसी योजना से जोड़ के हो रही है। अच्छा, इसी जो ये बांध है उसी के ऊपर बन सकती है? बांध के ऊपर भी बन सकती है, अगर प्रशासन अगर फंड है तो बांध के नीचे भी बना सकती है, अलग से भी बना सकती है। वो तो इंजीनियर लोग तय करेंगे कि कैसे बेहतर होगा। और जो सुविधा, इस पे अभी तक कोई बात हुई नहीं है। अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अब लेकिन अगर जब तक बांध नहीं होगा, सड़क नहीं होगा, अगर ये शब्दागिरी बन भी जाता है तो यहाँ पे लाश लोग लेके आएंगे कैसे? वरिष्ठ पत्रकार मुर्शिद रजा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी मुक्ति धाम की कहानी। देखिए, ये जो शब्दागिरी है, जी। ये बिहार के चिन्हित जिलों में अररिया भी एक था, जिसको मुक्ति धाम कहा गया था। 2009 में तत्कालीन मंत्री थे अश्वनी चौबे जी, बहुत तामझाम से इसका शिलान्यास किए थे, ताकि मकसद ये था कि लोगों को जो पर्यावरण दूषित हो रहा है और जो खुले में जहाँ तहाँ सबका अंतिम संस्कार करते हैं, उससे लोगों को निजात मिले और पर्यावरण भी दूषित ना हो, इसके लिए ये शब्दागिरी बनाया गया था, जिसपे लाखों खर्च हुए और ये बनता रहा, कंप्लीट नहीं हुआ। इनकम्प्लीट ही रहा तो उसी पीरियड में इसमें चोरी भी हो गए। उसके बाद रहा सा कसर जो ओला वृष्टि हुआ, जिससे देख रहे हैं कि पीछे में पूरी तरह से जर्जर हो गया, तो इससे कहें तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन इसको बनाने वाली जो एजेंसी थी वो पीएचडी थी। पीएचडी के द्वारा इसको बनाकर हैंडओवर करना था म्यूनिसिपैलिटी को, लेकिन वो हुआ नहीं। इस वजह से ये काफ़ी दिनों तक इसी में अटका रहा। लेकिन हम लोगों के जो खबर लिखने पे, टीवी पे चलाने के बाद प्रशासन थोड़ा सा इस पे सख्त हुआ और उन्होंने इसको हैंडओवर करवा दिया नगर परिषद को। लेकिन नगर परिषद हैंडओवर होने के बाद उनको ऐसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिला था ये, लेकिन इस पर कुछ वो उन्होंने आज तक काम नहीं किया और ये बेकार पड़ा है। ये हैंडओवर किया गया था लगभग वो 2009 में, तो इसका शिलान्यास। हाँ, ये अभी से समझिए 3-4 साल पहले का बात है जिस वक्त इसको हैंडओवर किया गया था, मगर तब से ये उसी स्थिति में पड़ा है और आज तक न तो इस पे कोई काम किया गया, भी नहीं हो पाया इसका। नहीं, ये चला ही नहीं। इसमें कि एक भी सबका अंतिम संस्कार नहीं हुआ इसमें, जबकि 6 जो चूल्हा बनाया गया था जिसमें एक साथ 6 सबका दाह संस्कार होना था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। कई बार लोग इस पे आवाज़ भी उठाए कि भाई इसको बनाना चाहिए, लेकिन आज तक ये इस पे नहीं हुआ। हम लोगों ने अपने समय में तत्कालीन यहाँ के विसूत्री प्रभारी मंत्री थे
हरि किशोर जी, उनको भी लाने का काम किया था। उन्होंने भी कहा था कि इसको जल्द चालू करवाया जाए। कई डीएम को इस पर पहल किया गया, लेकिन आज तक नहीं बना। इसकी वजह एक ये भी है कि यहाँ तक पहुँच पथ नहीं है, सड़क नहीं है। ये देखा हमने। हाँ, तो इसको बनवाने के लिए भी नगर परिषद से पिछले 2 साल पहले हुई थी नापा जोखी, हुआ सब हुआ। हम लोगों को भी आस लगा कि अब जो है ये सड़क बन जाएगा और इसका जीर्णोद्धार होगा, लेकिन ये हो नहीं पाया, जिस वजह से अब कहें तो लाखों की जो संपत्ति है सरकार की बर्बाद हो गई। तो इसमें कोई आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने जितनी कोशिशें की हैं कुछ रंग आने वाला है? नहीं, देखिए, कोशिश करने हम लोगों ने तो अपने स्तर पे बहुत कोशिश की कि इसको किसी तरह से चालू करवा दिया जाए, इसको देख रेख हो, लेकिन अब प्रशासन की उदासीनता बोले या उनकी नज़र अंदाजी नहीं है, अनदेखी जिसको कहा जाए, उसकी वजह से ये आज भी इसी स्थिति में पड़ा है। और अब नहीं लगता है कि इसको जीर्णोद्धार होगा, इसको नए तरीके से बनाना होगा, क्योंकि इसमें अब पूरी से बर्बाद हो गया और इसको मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि अब जो है लकड़ी की कमी हो रही है, जलावन में, हाँ, इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है, साथ साथ कम लकड़ी से जलाने का जो अंतिम संस्कार करने का ये भी एक पद्धति शुरू हुआ था। उसके लिए इसके पहले जो स्कीटिव थे नगर परिषद के, उन्होंने कोशिश भी की थी, मगर उनका तबादला हो गया, फिर ये बंद जैसे के तैसे रह गया। इसलिए कहें तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इस जिले के लिए था ये, मगर आज 35 लाख के करीब आबादी है जिले का, एकमात्र शवदाह भी नहीं है। सब लोग खुले जगह में इस तरह का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इसमें अभी तक कोई गार्ड वगैरह भी बहाल नहीं किया गया, जिससे चोरी चपाटी हैंडओवर कर दिया गया सिर्फ नगर परिषद को। नगर परिषद ने इस पर कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको ऐसी अवस्था में मिला था, टूटा फूटा हुआ मिला था, तो उस पर करते क्या? ये न तो इस पर कोई संस्था ही आगे पहल करी, सिर्फ मीडिया ने इस पर पहल किया, लेकिन उसका भी कोई अच्छा परिणाम सामने नहीं आया सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वरना इसको चालू हो जाना चाहिए था। यहाँ तक कि दरवाजा वगैरह देख रहे हैं, ये सब चोर लोग जो है यहाँ पर, जो असामाजिक तत्व हैं, वो लोग सब इसको उखाड़ पुखाड़ के लेके चले गए और ख़त्म हो गया ये। अब नहीं लगता है कि इसको दोबारा और नए सिरे से ही इसका बनवाना होगा, तब जाकर इस इलाके में एक नई चीज़ बन पाएगी। आपने सारी चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की है, तो क्या जो पब्लिक है यहाँ की इस चीज़ को लेकर जागरूक है? देखिए, पब्लिक इसमें आज तक कोई बताया तो इस पर कोई संस्था ने आवाज़ नहीं उठाई इस पर, जबकि ऐसे कई धार्मिक संस्था है जिनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। चूँकि ये संपत्ति हमारी है ना, हमारे ज़िले की है, उनके लिए भी उन लोगों ने नहीं उठाया। मगर जिस वक्त दाह संस्कार करने के लिए नदी किनारे आते हैं तो बड़ी बड़ी बात होती है, इसको होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके बाद फिर वापस घर जाके जस के तस हो जाते हैं, और ये उसी तरह से आज भी पड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता ने अररिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद रितेश राय से भी इस मुद्दे पर बात की। सुनिए क्या कहते हैं मुख्य पार्षद रितेश राय। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हमने सवदागिरी का पूरा मुआयना किया है, पूरे जायज़ा लिया है और पूरे विजुअल्स को भी आपको दिखाया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं सर से कि किस स्थिति में सवदागिरी नगर परिषद को हैंडओवर किया गया था और क्या कुछ उस पर काम हो पाया। सबसे पहले सर, द संवाद में आपका स्वागत। चलिए, आपको भी धन्यवाद और शुभकामना। सर, जैसे कि अभी हमने जो कंडीशन देखी सवदागिरी की, तो ऐसा लगता है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो दोबारा ठीक हो पाए। पीएचडी के द्वारा ये हम लोगों को निर्माण करके सौंपा गया था। सौंपने के उपरांत चूँकि सभी लोग खुले जगहों में लाशों का दाह संस्कार करते थे, करते आ रहे थे, उसका उपयोग नहीं होने की वजह से और बीच में ओलावृष्टि होने की वजह से वह क्षतिग्रस्त हो गया। तो मेरे द्वारा भी उसका मुआयना किया गया। मुआयना करने के उपरांत उसके रिपेयरिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित करवा दी गई है, उसका टेंडर करवा दिया गया है। सर, ये जो आपको सौंपा गया था पीएचडी द्वारा, तो ये कब सौंपा गया था? ये लगभग आपको 2014 में 2014 में नगर परिषद को सौंपा गया। तो जो कंडीशन अभी है उसी कंडीशन में सौंपा गया था या इससे बेहतर कंडीशन? नहीं, जिस समय सौंपा गया था उस समय कंडीशन बेहतर ही था। वो उसमें मोटर वगैरह सब कुछ लगे हुए थे। तो वहाँ पर एक नगर परिषद के द्वारा व्यक्ति को प्रतिनियुक्त किया गया था, और चूंकि वहाँ पर लाशों का दाह संस्कार लोग नहीं कर रहे थे, इस वजह से जो है तो सर उसका उद्घाटन हो पाया था? जो दाह संस्कार नहीं, लोग वहाँ पर लाशों का दाह संस्कार नहीं किए। वो जो सवदागिरी का निर्माण हुआ
और नगर परिषद के द्वारा जो आदमी को वहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया वह व्यक्ति वहाँ पर उसकी देखरेख कर रहा था। चूँकि जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहा था तो उसको किसी भी तरह का कोई वहाँ पर इनकम नहीं हो रहा था या लॉस नहीं आ रहा था। इस वजह से जो है क्या कहते हैं कि धीरे धीरे जो है उस जगह से जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट थे उसकी चोरी होने लगी। और बाद में वहाँ पर जो है ग्रिल वगैरह भी जो लगा हुआ था तो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसको जो है काट के ले जाया गया। तो हम नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर आए तो उसकी स्थिति को लेकर के पिछले बोर्ड में भी हम अपने वार्ड पार्षद के हैसियत से लगातार इस बात को उठाते रहे कि शहर की एकमात्र शब्दागृह है तो उसको सुदृढ़ होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। और उस मांग को लेकर के मेरे द्वारा लगातार मांग किया गया, लेकिन उस पिछले कार्यकाल में इस पर कोई विशेष कोई इंटरेस्टेड नहीं रहे और उस और कोई विशेष पहल नहीं कर पाए। लेकिन जब 2017 में हम आए तो हम अपने इंजीनियरिंग टीम के द्वारा के साथ उस जगह पर पहुँचने के उपरांत हमने उसका मुआयना करवाया। मुआयना करने के बाद अभी वर्तमान में उस शब्दागृह में जो भी मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं उसको लेकर के मेरे द्वारा टेंडर कर दिया गया। ये टेंडर हो चुका है। साथ ही साथ शब्दागृह तक पहुँच पथ के लिए 49 लाख की राशि से सड़कों का भी निर्माण के लिए जो है टेंडर की प्रक्रिया मेरी जो है पूरी हो चुकी है। तो यह सारा कार्य हम लोगों के द्वारा किया जा चुका है। लेकिन वर्तमान में भी हम लोगों के का एक प्रमंडलीय स्तर बैठक नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आयोजित किया गया था पटना में, जहां पर माननीय उप मुख्यमंत्री के समक्ष मैंने यहां पर विद्युत शब्दागृह की मांग की। क्योंकि हम बरसात में ऐसा होता है कि लोगों का पहुंचना वहां मुश्किल हो जाता है, लोगों को लकड़ी नहीं मिल पाती है। तो हमारी एक सोच रही कि अगर विद्युत शब्दागृह अररिया में बन जाता है तो एक तो वो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली होगा, साथ ही साथ सभी वर्गों के लोगों के लिए यह एक तरह से सुलभ होगा और सब तबके के लोग वहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि उस व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे। तो इस मांग के पश्चात माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा तुरंत ही मेरे मांग को स्वीकार किया गया और अग्रेतर उस पर कार्रवाई का आदेश भी हो चुका है। जल्द ही अररिया वासियों को विद्युत शब्दागृह भी मिलने जा रहा है। और इस शब्दागृह हमको पीएचडी के द्वारा नगर परिषद को दिया गया था, उसको सौंपा गया था, उसको भी मेरे द्वारा जो है रिपेयर करवाते हुए वहाँ पर पहुँच पथ का निर्माण मेरे द्वारा करवाया जाता है। सर वो जो पहुँच पथ है क्या उसके लिए जो आप बता रहे कि 49 लाख का बजट सेंक्शन किया आपने, फंड किया है, लेकिन जो वहाँ पहुँच पथ बनेगी वो क्या रिंग बांध जो है उस पर बनेगी या उसके लिए अलग से किया जाएगा? नहीं, उसी बांध पर ही उस पहुँच पथ का निर्माण किया जाएगा और 49 लाख के राशि से उसका जो है प्राक्कलन तैयार हुआ, जो कि अभी जो हमारा टेंडर ये 10 दिनों में जा रहा है उसमें उसका टेंडर होना है। और इससे पूर्व जैसा आपको हम बताएं कि वो शब्दागृह का हम लोग टेंडर कर चुके हैं। उसमें जो आपकी जो पहुँच पथ है उसमें स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था है? स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था हम लोग देंगे, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हम लोग उसमें करवाएंगे। लेकिन हम इस बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं कि वहाँ की सारी व्यवस्था सुदृढ़ होने जा रही है। और शायद आप अभी प्रमंडलीय स्तर बैठक जो हम लोगों की हुई है नगर विकास आवास विभाग द्वारा, उसमें मेरे द्वारा जो है ना अररिया की जो कुछ मूलभूत समस्या है वो माननीय उप मुख्यमंत्री के समक्ष मेरे द्वारा रखा गया था। लाशों का दाह संस्कार होता है, लेकिन बरसात आने पर वहां पर पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और नगर विकास मंत्री महोदय से आग्रह होगा कि विद्युत शब्दागृह अररिया में निश्चित तौर पर दिया जाए, जो कि बहुत ही नितांत आवश्यक है। जिसमें जो है अररिया बस स्टैंड की समस्या है, पार्किंग की समस्या है और उसमें जो स्पेशली मांग मेरे द्वारा की गई थी वो अररिया में विद्युत शब्दागृह। ये शब्दागृह हाँ ये नहीं अपग्रेड नहीं, ये शब्दागृह तो आपको रहेगा ही, ये रहेगा ही। इसके अलावा मैंने एक अलग विद्युत शब्दागृह की मांग की है। विद्युत शब्दागृह का फंक्शन चूंकि अलग होता है, यहाँ मैनुअली रूप से लकड़ी पर जो है और उसके स्ट्रेचर पर जो है क्या कहते हैं लोहे के स्ट्रेचर पर सबों को रखकर यहाँ दाह संस्कार होना है। इसको तो हम लोग सुव्यवस्थित कर ही रहे हैं, लेकिन बरसात आने पर वहाँ पर बहुत तरह की जो समस्याएं जो हम लोगों को वहाँ पर हो जाती है, लोग पहुँच नहीं पाते थे या लकड़ी की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाती थी। तो इसको लेकर के जो मांग मेरे द्वारा रखा गया उसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जल्द ही आपको विद्युत शब्दागृह भी आपको उसी जगह पर
मतलब उसी के हाँ, आसपास में हाँ, थी। निर्माण हाँ, होता हुआ लगभग दिखेगा। 7 से 8 एकड़ जमीन है। हाँ, निर्माण होता हुआ दिखेगा वहाँ पे जी। ये जो शवदागृह है ये लगभग कब तक ये चालू हो सकता है या शुरू हो सकता है? अंदाजा? मैनुअली जो यहाँ पर मैनुअली। हाँ, मैनुअली वाले का तो आपको जो हम तो बता ही चुके हैं कि उसका टेंडर हो चुका टेंडर है। हो चुका है लगभग। हाँ, टेंडर हो चुका समय है। कितना लग सकता है? अब ज़्यादा समय नहीं, 2-3 महीना, 2-3 मंथ में हो जाएगा। चलिए ये एक बहुत बढ़िया एक मैसेज आ गया कि 2-3 महीने में वो हाँ। शवदागृह चालू हो जाएगा और लोगों को मिल जाएगा कि कम से कम बरसात में भी शवों का एकदम सम्मानजनक तरीके से दाह संस्कार कर पाएँ और अंतिम यात्रा जो है कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि वहाँ जो गार्ड थे अभी आप बताएं कि शवों का आना जाना मतलब लोग शव नहीं ले जा रहे थे तो उसकी आमदनी नहीं हो रही थी, उसका जो पैसा होता है या उसकी सैलरी होती है वो नगर परिषद पे करेगा या फिर वो प्राइवेट होगा? नहीं, तो जो गार्ड होगा उसकी जो न्यूनतम सैलरी है वो सैलरी हम लोग उनको पे करेंगे ही, जी लेकिन चूंकि उनकी ड्यूटी वहाँ पर 24 घंटे की ड्यूटी हो जाती है जी और वह या उनके परिवार के अन्य सदस्य वहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं, तो इस लोग में मॉनिटरिंग करते हैं कि वहाँ पर जो शवों का दाह संस्कार के लिए वहाँ पर आएगा जी तो उसकी कुछ राशि उन लोगों के द्वारा प्राप्त हो जाती है। जब वह व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित नहीं हो रही थी, लोगों के द्वारा वहाँ पर शवों का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा था, तो जो व्यक्ति यहाँ से प्रतिनियुक्त किया गया था वह वहाँ रहना छोड़ दिए और जब रहने नहीं लगे तो फिर जो है क्या करते हैं वहाँ चोरी पर हो गई। सामान की चोरी होने लगी और अभी मतलब इस दयनीय अवस्था में जो अगर है तो इसी का वजह है। चलिए सर, संवाद को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।